हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सब पढ़ेंगे सीबीएसई क्लास 9th कृतिका हिंदी बुक का चैप्टर 3 जिसका नेम है रीढ़ की हड्डी। उसका हम लोग प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। जो कि पहला प्रश्न है कि राम स्वरूप और राम गोपाल प्रसाद बात बात पर एक हमारा ज़माना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान समय से करते हैं। इस प्रकार की तुलना तर्क संगत है। तो इसका हम लोग को उत्तर देखना है, जो कि उत्तर बहुत छोटा छोटा भी लिखा हुआ है, तीन लाइन में हो भी जा रहा है। तो देखते हैं उत्तर कि उत्तर है कि इस तरह की तुलना करना बिल्कुल तर्क संगत नहीं होता, क्योंकि समय के साथ समाज में, जलवायु में, खान पान में, सब में परिवर्तन होता रहता है। हर समय परिस्थितियां एक सी नहीं होती हैं। हर ज़माने की अपनी स्थितियां होती हैं। ज़माना बदलता है तो कुछ कमियों के साथ सुधार भी आते हैं। तो यही हमारा उत्तर है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर लिख रहे हो तो वीडियो को रोक करके उत्तर लिखिएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि राम स्वरूप का अपनी बेटी को उच्च शिक्षा दिलवाना और विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उनकी किस व्यवस्था को उजागर करता है? तो इसका उत्तर है कि आधुनिक समाज में सभ्य नागरिक होने के बावजूद उन्हें अपनी बेटी के भविष्य की खातिर रूढ़िवादी लोगों के दबाव में झुकाना पड़ रहा था। उपर्युक्त बात उनकी इसी व्यवस्था को उजागर करता है। तो दोस्तों, तीसरा प्रश्न है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं, उचित क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर है कि अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार की अपेक्षा कर रहे हैं वह सरासर गलत है। एक तो वो अपनी पढ़ी लिखी लड़की को कम पढ़ा लिखा साबित कर रहे हैं और सुंदरता को बढ़ाने के लिए नकली प्रसाधन सामग्री का उपयोग करने के लिए कहते हैं, जो अनुचित है। आगे है फ्रेंड्स कि साथ ही वे यह भी जानते हैं कि उमा वैसा ही आचरण करे जैसा लड़के वाले चाहते हैं, परंतु वे यह क्यों भूल रहे हैं कि जिस प्रकार लड़के की अपेक्षाएं तय होती हैं, ठीक उसी प्रकार लड़कियों की पसंद नापसंद का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि आज समाज में लड़का तथा लड़कियों को समान दर्जा प्राप्त है। दोस्तों, अगर आपको प्रश्न उत्तर समझ में आएगा, आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। और देखते हैं कि चौथा प्रश्न है कि गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं। क्या आप मानते हैं कि दोनों के समान रूप से अपराधी हैं? अपने विचार लिखिए। यहाँ पे हम लोगों को अपने विचार से उत्तर देना है कि हम क्या सोच रहे हैं इनके बारे में। कहानी से पढ़ के हमें क्या लग रहा है, ये हमें अपनी भावना बताना है। तो हम लोग अपने विचार में उत्तर लिखते हैं कि आप लोग अपने भी विचार में लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है कि उत्तर है कि मेरे विचार से दोनों ही समान रूप से अपराधी हैं। गोपाल प्रसाद विवाह जैसी पवित्र बंधन में भी बिजनेस खोज रहे हैं। वे इस तरह के आचरण से इस संबंध की मधुरता तथा संबंधों की गरिमा को भी कम कर रहे हैं। आगे है कि राम स्वरूप आधुनिक सोच वाले व्यक्ति होने के बावजूद कायरता का परिचय दे रहे हैं। वे चाहते तो अपनी बेटी के साथ मजबूती से खड़े होते
और एक स्वाभिमानी वर की तलाश करते, ना कि मजबूरी में आकर परिस्थिति से समझौता करते। ये यहाँ पे दोस्तों ये मेरे विचार से उत्तर लिखा गया है। आप लोग अपने विचार से भी लिख सकते हैं आंसर परफेक्ट बना के, जिसका वाक्य और भाषा सरल एवं शुद्ध होनी चाहिए। तो दोस्तों 5वां प्रश्न है कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन के माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहती हैं। उमा जो कि कह रही हैं शंकर से कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं, तो वो किन कमियों को बता रही हैं, किन कमियों को कहना चाहती हैं जो खुल के नहीं कह पा रही हैं, तो वो हमें लिखना है। तो उत्तर है कि उमा गोपाल प्रसाद जी के विचारों से पहले से ही खिन्न थीं, परंतु उनके द्वारा अनगिनत सवालों ने उसे क्रोध कर दिया था। आखिर उसे अपनी चुप्पी को तोड़कर गोपाल प्रसाद को उनके पुत्र के विषय में अवगत करना पड़ा। पहली कमी को ये संकेत करना चाहती हैं कि मतलब 2-3 कमी को वो एक बात से संकेत करना चाहती हैं उनके लड़के को ये कहकर कि आपके बेटे के में रीढ़ की हड्डी है या नहीं, उससे 3 बातों को संकेत कर रही हैं। जो कि पहली बात है कि शंकर एक चरित्रहीन व्यक्ति था जो हमेशा लड़कियों का पीछा करते हुए हॉस्टल तक पहुंच जाता था। इस कारण उसे शर्मिंदा भी होना पड़ा था। तो वो इस बात पे संकेत कर रही हैं कि वो शंकर अच्छे नहीं थे, वो हमेशा लड़कियों के पीछे पड़ते थे, हॉस्टल तक पहुंच जाते थे। तो इस कमियों को वो संकेत कर रही हैं। और दूसरी बात यह है कि दूसरी तरफ उसकी पीठ की तरफ इशारा कर वह गोपाल जी को उनके लड़के के स्वास्थ्य की ओर संकेत करती हैं, जिसके कारण वह बीमार रहता है और सीधी तरह बैठ भी नहीं पाता। उमा ये भी मतलब संकेत कर रही हैं कि एक तो अपने बच्चों को खिलाते नहीं हैं, इनका एक ही बेटा है वो भी हमेशा बीमार रहता है, तो वही कह रही हैं कि खिलाते हैं या नहीं। और तीसरा कारण है कि शंकर अपने पिता का पूरी तरह आश्रित था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, अर्थात उसकी अपनी मर्जी कोई नहीं है। तो दोस्तों 5वां प्रश्न का उत्तर पूरा हो गया और हमें अब देखना है 6वां। तो यहाँ पे हमारा उत्तर पूरा होता है। आप इसी तरह राइट भी कीजिएगा, ताकि क्योंकि इसमें कारण पूछा गया तो नंबर वाइज डाल के लिखना ज़्यादा अच्छा होता है। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं अपने वाक्य में, बस आंसर परफेक्ट होना चाहिए। देखते हैं 6ठा प्रश्न है कि हमारा शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की ज़रूरत है, तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है कि समाज में आज उमा जैसे व्यक्तित्व स्पष्टवादिनी तथा उच्च चरित्र वाली लड़की की ही आवश्यकता है। ऐसी लड़कियां ही गोपाल प्रसाद जैसी दोहरी मानसिकता रखने वाले लालची और ढोंगी लोगों को सबक सिखा सकती हैं। ऐसी लड़कियों से ही समाज और देश प्रगति कर पाएगा, जो आत्मविश्वास से भरी तथा निडर हों। इसके विपरीत शंकर जैसे लड़के समाज के लिए निरुपयोगी हैं। शंकर जैसे व्यक्ति समाज को कोई दिशा नहीं प्रदान कर सकते हैं। ये शंकर और उमा में तुलना की गई है कि उमा एक बहुत अच्छी लड़की है, जो कि शंकर बहुत खराब लड़का है। तो बताया जा रहा है कि उमा जैसी अगर लड़की रहे तो समाज हमारा उन्नति पे चल सकता है, शंकर जैसे लड़के समाज को गलत दिशा देंगे। तो अब आपको लगता होगा कि 7वां प्रश्न बड़ा छोटा है और उत्तर देखने से बड़ा लग रहा है, लेकिन आप उत्तर को समझिएगा और आप अपने वाक्य में भी उत्तर लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं हमारा 7वां प्रश्न और उत्तर क्या है।
7वां प्रश्न है कि रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। उत्तर है कि यह शीर्षक एकांकी की भावना को व्यक्त करने के लिए बिल्कुल सही है। इस शीर्षक में समाज की सड़ी गली मानसिकता को व्यक्त किया गया है तथा उस पर प्रहार किया है, क्योंकि रीढ़ शरीर का सूक्ष्म हिस्सा होता है, वहीं उसको सीधा रखने में मदद करता है। उसमें लचीलापन होता है जो शरीर को मुड़ने, बैठने, झुकने, कूदने में मदद करता है। इस लचीलेपन के कारण ही शरीर हर कार्य करने में सक्षम है। व्यायाम के माध्यम से हम रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बनाए रखते हैं। दोस्तों, यहाँ पे रीढ़ की हड्डी का शीर्षक बताया जा रहा है, तो आप इसको ध्यान से समझिए और वीडियो को लास्ट तक आप देखिएगा। आपको उत्तर आपको अपने वाक्य में लिखना भी आ जाएगा पढ़ते पढ़ते। तो उत्तर हम लोग आगे बढ़ाते हैं। उत्तर है कि उसी तरह समय के अनुसार पुरानी रीतियों और परंपराओं का बदलना आवश्यक है। यह समय की मांग होती है। जब यह रीतियाँ, परंपराएं मनुष्य के हित के स्थान पर उसका अहित करने लगें तो वे विकार बन जाती हैं। यह एकांकी समाज में व्याप्त इन विकारों पर कटाक्ष करता है। हमारा समाज इन मानसिकताओं को गुलाम बनकर बिना रीढ़ वाली शरीर हो जाता है। आगे है, दूसरी तरफ यहाँ शंकर जैसे लड़कों से भी यही तात्पर्य है, बिना रीढ़ का। इस प्रकार के लड़कों का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं होता और न ही इनका कोई चरित्र होता है। ये सारी उम्र दूसरों के इशारों पर ही चलते हैं। ये लोग समाज के ऊपर बोझ के सिवाय कुछ नहीं होते। इसलिए उमा ने इसे बिना रीढ़ की हड्डी वाला कहा है। तो दोस्तों, मुझको लगता है कि आपको ये प्रश्न बड़ा तो लगा होगा, लेकिन समझ में भी आया होगा। इसमें बस हमको लिखना है कि रीढ़ की हड्डी से मतलब क्या है। तो रीढ़ की हड्डी से मतलब था कि ये बिना रीढ़ वाली हड्डी इसलिए उमा शंकर को कही थी क्योंकि वो अच्छा लड़का नहीं था। और रीढ़ वाली हड्डी का मतलब कि अच्छे से जीना, समाज के लिए कुछ अच्छा करना, ये इस कहानी में बताया गया है। और हम लोग का 8वां प्रश्न है कि कथा वस्तु के आधार पर आप किसे एकांकी का मुख्य पात्र मानते हैं और क्यों। उसका उत्तर है कि 8वें प्रश्न का उत्तर है कि कथा वस्तु के आधार पर उमा मुख्य पात्र है, क्योंकि पूरी एकांकी इसके ही इर्द गिर्द घूमती हैं। भले ही पाठ में उपस्थिति थोड़ा समय के लिए ही है, परंतु उसके विचारों से प्रभावित हुए बिना हम नहीं रह पाते हैं। वह हमें बहुत कुछ सोचने के लिए मजबूर करती है। उसकी उपस्थिति नारी समाज को एक नई सोच और दिशा प्रदान करती है। समाज की मानसिकता पर व्यंग करने का जो प्रयास लेखक ने किया है, उसका माध्यम उमा ही है। तो 9वें प्रश्न पे आते हैं। 9वां प्रश्न है कि एकांकी के आधार पर राम स्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर है कि राम स्वरूप जी और गोपाल प्रसाद जी का चारित्रिक विशेषताएं इस प्रकार हैं। राम स्वरूप, फिर आप डैश करिएगा और लिखिएगा कि आधुनिक और प्रगतिशील विचारधाराओं से संपन्न है, परंतु एक मजबूर पिता है। देखिए, ये उत्तर लिखने का तरीका है कि जब राम स्वरूप कोई बात कर रहे हैं तो उनके आगे आप डैश लगाइए, राम गोपाल की बात के आगे आप डैश लगाइए। तो देखते हैं आगे क्या लिखा है कि वे एक तरफ तो स्त्री शिक्षा के समर्थक हैं, परंतु बेटी के विवाह के समय यही शिक्षा वे छिपाने का प्रयास करते हैं, जिससे उनकी विवशता तथा कायरता झलकती है। बताया गया कि राम स्वरूप अच्छे विचार के हैं, पढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन उस समय वो छिपाना चाह रहे थे जो उनकी विवशता थी।
राम गोपाल के बारे में लिख रहे हैं तो उसके आगे आप डैश कीजिए। लिखिए कि राम गोपाल निहायती चालाक, बड़े भोले, लालची और पढ़े लिखे होने के बावजूद स्त्री पुरुष की समानता में आत्मविश्वास रखने वाले व्यक्ति के रूप में उभरते हैं। ऐसे आप अपने कहीं भी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में उत्तर लिखना हो, कोई आदमी का डायलॉग है या फिर कुछ भी, तो आप डैश करके ही लिखते हैं उसको। आगे किसी कारणवश वे अपने मेडिकल में पढ़ने वाले बेटे का विवाह कम पढ़ी लिखी लड़की से करवाना चाहते हैं। वे विवाह जैसे पवित्र रिश्तों को भी बिजनेस मानते हैं। इससे उनका लालची स्वभाव पता चलता है। इसमें बताया गया है कि रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद कैसे थे, कैसे नहीं थे, उनके चरित्र के बारे में बताया गया था। अब देखिए दोस्तों, हम लोग का होने वाला है प्रश्न उत्तर समाप्त, लेकिन अभी 10वें प्रश्न पे हैं। तो देखिए कि 10वां प्रश्न पूछा गया है कि इस एकांकी का क्या उद्देश्य है, लिखिए। तो देखिए क्या एकांकी का उद्देश्य है। उत्तर है कि इस एकांकी का उद्देश्य समाज में औरतों की दशा को सुधारना व उनको उनके अधिकारों के प्रति जागरूक कराना है। यह एकांकी उन लोगों की तरफ उंगली उठाती है जो समाज में स्त्रियों को जानवर या सामान से ज़्यादा कुछ नहीं समझते, जिनके लिए वह घर में सजाने से ज़्यादा कुछ नहीं है। यह एकांकी औरत को उनके व्यक्तित्व की रक्षा करने का संदेश देती है और कई सीमा तक इस उद्देश्य में सफल भी होती है। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर राइट कर रहे हो या समझ रहे हो तो ध्यान से समझिए और लिखिए। वीडियो को रोक करके भी आप लिखिएगा। और हमारे आने वाली वीडियो से जुड़े रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर दबाइए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंच सके। तो हमारा ये आखिरी प्रश्न बचा है। तो दोस्तों, इस पार्ट का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो देख लेते हैं कि समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने हेतु आप कौन कौन से प्रयास कर सकते हैं। ये हमसे पूछा गया है कि अगर समाज में अगर महिलाओं को उचित गरिमा देना है तो हम क्या क्या प्रयास कर सकते हैं। अब देखिए, आपके मन में कुछ अगर चल रहा हो तो आप ये भी तो लिख सकते हैं कि हाँ, हम औरतों को उनकी राइट्स देने के लिए, उनका अधिकार देने के लिए हम बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप अपना भी लिख सकते हैं और परफेक्ट लाइन, परफेक्ट आंसर के लिए आप इसकी हेल्प भी ले लीजिएगा। तो देखते हैं उत्तर की समाज में महिलाओं को उचित गरिमा देने हेतु हम निम्नलिखित प्रयास कर सकते हैं। तो निम्नलिखित प्रयास में पहला प्रयास हम क्या कर सकते हैं, तो ये आप भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं। तो अगर आपके मन में कोई और आइडिया हो तो आप वो भी लिख लीजिएगा। देखते हैं कि पहले है कि उनकी शिक्षा हेतु कार्य कर सकते हैं ताकि समाज में वह सर उठाकर अपना जीवन व्यतीत कर सकें। अपने समय की महान एवं विदुषी स्त्रियों का उदाहरण समाज में प्रस्तुत करना चाहिए। तीसरा है कि महिलाओं को उचित सम्मान देना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो महिलाएं मतलब अपने आप को बहुत अच्छा फील करेंगी। अभी तो दबी हुई हैं। चौथा, हम ये भी कर सकते हैं कि महिलाओं को अपनी इच्छा अनुसार हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन देना चाहिए। पांचवा काम हम ये भी कर सकते हैं कि समाज में महिला को समान भागीदारी दिलवाने के लिए प्रयत्न कर सकते हैं। छठा है कि लड़कियों का विवाह बिना दहेज लिए व दिए इस विषय पर कार्य कर सकते हैं। दोस्तों, हम लोग इतना काम लड़कियों के लिए कर सकते हैं जिससे लड़कियां बिना डरी हुई अपने आप को एक आज़ाद समझ सकें। तो इतना काम हमें करना चाहिए। अगर आपके पास कोई और भी आइडिया हो तो आप उस आइडिया को भी राइट करिएगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर होता है हमारा ख़त्म। अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।